नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा, हम लोग इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम और बेस थ्योरम, जो हमारे क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी का मेन हाईलाइट है। उसको समझने के लिए ये वाला टॉपिक को समझना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस निकालना सीखा, इवेंट्स के बारे में पढ़ा। फिर अब ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान है, क्वेश्चन देखते ही तुम समझ जाओगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या होगा बेटा इसमें? इसमें लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। क्या लिखा रहेगा? प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब क्या होता है? यहां पर एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी। यहां पे हमारे पास दो इवेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में इवेंट दिया हुआ है, ये इवेंट पहले हो चुका है ए के होने से पहले। तो ध्यान से सुनो, अगर आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट ए का। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ये इसका मतलब होता है। अब इसके क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो तुम एक बार में पहचान जाओगे कि ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक, जैसे ए बाई बी आपको दिया हुआ है, ए बाई बी का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इसमें किसका निकालना है आपको? इवेंट ए का। कौन सा इवेंट ए से पहले हो चुका होगा? बी। दूसरा केस, यहां पर आपको अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? बी का। और कौन सा इवेंट पहले हो चुका होगा? ए। अब इसका बेटा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। जो भी इवेंट नीचे में होगा डिनोमिनेटर में, आप उसका प्रोबेबिलिटी सिंगल में डालोगे। तो यहां पे कौन सा इवेंट नीचे में आपको दिख रहा है? बी। तो यहां पे क्या लिखोगे? बी। इस केस में भी आएंगे, न्यूमरेटर दोनों में सेम रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात बराबर है। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? ए। तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या डालोगे? दिस विल बी ए। अब जब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग पहले एक्सरसाइज जब देखोगे, देखते ही समझ जाओगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साफ साफ लिखा रहता है कि आपको निकालना है जो भी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का, गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। अब जब आप इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालोगे, तो देखो, इसका आंसर निकालने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। इफ वी आर टेकिंग दिस केस, इसका आंसर निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहला चीज कौन सा होगा? ये। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि दो इवेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन। इसके पहले वाला एक्सरसाइज इसी पे फोकस था, 12.4 इसी पे फोकस करता था। तो पहले आप ये निकालेंगे और सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। क्या अपने को इस एग्जाम्पल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जरूरत है? अगर तुम इसको सॉल्व करने जा रहे हो, क्या इसको सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का जरूरत है? नहीं है। तो फालतू का निकालना मत। अगर क्वेश्चन आपको बी बाई ए का आया है, प्रोबेबिलिटी बी का निकालना ए हो चुका है, तो क्या इसमें तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने की तुम्हें जरूरत है? नहीं है। क्लियर? तो एकदम क्लियर रहना कि जो भी इवेंट डिफाइन करोगे। अच्छा, इसमें दोनों का आंसर, दो स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है। किसी ने इवेंट ए को मान लिया कुछ और दूसरे को मान लिया बी, लेकिन दूसरे के हिसाब से वो इवेंट बी था और वो इवेंट ए था। तो जो भी तुम लिखोगे, ध्यान देना है कि जो भी आपने इवेंट को डिस्क्राइब किया है, आपका आंसर उसके हिसाब से आने वाला है। तो इसमें राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होगा, तुमने जो डिफाइन किया उसके हिसाब से होगा। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बस यही फॉर्मूला पढ़ना हम लोग को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या है? निकालना है प्रोबेबिलिटी ए का। कंडीशन है कि उसके पहले कौन सा इवेंट हो चुका होगा? बी। फॉर्मूला सिंपल है। आ जाओ, सबसे पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पी आपको दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू इज 1/2। दूसरा आपको दिया हुआ पी बी। देन व्हाट कैन यू से अबाउट पी ए बाई बी? अब यहां पर आपको पी ए बाई बी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है पी ए बाई बी का? ऊपर में क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी। नीचे में क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0। तो अगर कोई भी चीज को आप डिनोमिनेटर में अगर आप यहां पे 0 लिख दोगे तो इसका आंसर डिफाइंड आएगा। तो यहां पे सीधे लिखो दिस इज नॉट डिफाइंड। पहला क्वेश्चन खत्म। इसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग।
ठीक है, आसान है ये एक्सरसाइज। एक्चुअल में आप खुद से भी कर लोगे 2-4 क्वेश्चन के बाद में, ये इतना आसान सा एक्सरसाइज है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, इफ ए एंड बी आर इवन सच दैट, आपको दिया हुआ है ये कि पी ए बाई बी, ये वन आपको दिया हुआ है, ए और बी ऐसा इवेंट है जहां पे पी ए बी इज इक्वल्स टू पी बी बाई ए। इसका मतलब गिवन क्या क्वेश्चन में, पी ए बाई बी और पी बी बाई ए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। आप पूछ रहे हैं देन शो दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये आपको शो करने बोला है। आपको शो करना है पी और पी बी इक्वल होगा। बताओ फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं, ऊपर में क्या लिखोगे, ठीक है, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां पे क्या लिखोगे, नीचे में आ गया दोनों इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आ गया, ये और ये कैंसिल हुआ, दिस बाय दिस था, पी ए बाई पी इज इक्वल्स टू पी बी। सबसे आसान एक्सरसाइज है ये, जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन इसका है, आपको लगेगा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं इफ P नॉट इज इक्वल्स टू, नॉट ए का मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर दे दिया है, दिस इज 0.7। उसके बाद बोल रहा है पीबी का वैल्यू दे दिया है 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया है, बताओ कैसे निकालोगे आंसर, 1 माइनस, ठीक है। अगर आपको नॉट ए का वैल्यू दिया है तो इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर यहां पे नॉट ए दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप इसके हिसाब से बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 0.7, तो आंसर आ गया 0.3। तो चलो अपने पास पी आ गया है, पी भी आ गया है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एंड पी बी बाई ए, ये वन टाइपिंग मिस्टेक है, इसको वन मत समझना। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है पी बाई ए का वैल्यू है 0.5, तो बताओ तो बेटा पी बाई ए का फॉर्मूला होगा क्या, क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको ये वैल्यू निकालना था, ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.5, ठीक है। चलो क्या हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता है, क्या ऊपर वाले का वैल्यू हम लोग को पता है, नहीं। क्या पी ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है अभी, क्या वैल्यू है पी ए का, 0.3, तो हम लोग को इससे क्या मिल जाएगा, वैल्यू किसका मिल गया, ए इंटरसेक्शन, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.15, ठीक है। क्वेश्चन में देखो निकालने क्या बोला था, फाइंड पी ए बाई बी एंड पी ए यूनियन बी, ये निकालना अपने को, निकाल लोगे। पी ए बाई बी के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ये निकालना आपको, तो पी ए बाई बी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, बोलो मानविका, फॉर्मूला क्या लगाओगे इसके लिए, डिवाइडेड बाई पी बी। क्या आपने एक क्वेश्चन में दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू 0.15 और पी बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्ट निकल जाएगा इसका वैल्यू, तो ये आप निकालेंगे। सेकंड केस पूछ रहा है आपसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए, क्या तीनों इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, निकाल लोगे खुद से पुट करके, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, जसकीरत समझ में नहीं आया, आया, अभी तो आसान आसान चीज पढ़ रहे बेटा, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड में जा रहे क्योंकि क्लास बीच में आधा घंटा बाद आपको मुझे निकलना है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कर ले। सब बता दे मेरे एक फ्रेंड जा रहा है बाहर, उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूट पी ए बाई बी, आपको ये निकालना है व्हेन पी ए का वैल्यू दे दिया आपको, पी बी का वैल्यू आपको दे दिया है और पी ए यूनियन बी दे दिया है। अब सोचो निकालना क्या अपने को, पी ए बाई बी, पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेटा क्या पी बी का वैल्यू डायरेक्टली है क्वेश्चन में दिया हुआ? यस। अपने को किसका वैल्यू चाहिए? इसका। ये कहां से मिलेगा? ए यूनियन बी दे दिया है ना, तो इसका फॉर्मूला पुट करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी ए पी बी प्लस की माइनस ये। अब यहां पर तेरे को इसका इंफॉर्मेशन है, इसका इंफॉर्मेशन और इसका, ये निकल जाएगा, चौथा वाला निकल जाएगा। जैसे वो निकलेगा उसको यहां प्लेस कर दोगे, ठीक है? जैसे यहां पे प्लेस करोगे इसका आंसर आ गया। ये आसान क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सब। बोलो, लगा नहीं कि कुछ पूछ रहा है? आगे चले, आ जाओ मेन क्वेश्चन है बेटे। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा रहेगा क्वेश्चन में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्या लिख रहा है? इफ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो दो बार जब डाई फेंकोगे सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। अरे दो डाई एक साथ फेंकोगे तो कितना सैंपल स्पेस आएगा? 36। तो सैंपल स्पेस पता है, बोल रहे इफ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। बताओ कौन कौन से केस में आपको 6 नंबर दिखेगा वहां पे? 1,5, फिर 1,5, फिर 2, 4, फिर और कोई केस है? ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि आपको जो सम मिल रहा था वो सम इज ऑब्जर्व टू बी 6, वो केसेस आपने लिख लिया पहले। उसके बाद आगे बोल रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन में लिख दिया है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। अब इसमें से इवेंट ए, इसमें दोनों में से पहले कौन सा हो चुका है ये बताओ। बताओ इवेंट ए क्या है? पहले इन दोनों में से पहले कौन सा हो चुका है? डाई पहले थ्रो किए, वो तो एक्सपेरिमेंट था। इवेंट कौन सा हो चुका है? ऑब्जर्व टू बी 6। ये बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने से? आपसे क्या पूछा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ इसका, तो इसके पहले कौन सा हो चुका होगा? इसके पहले वाला। तो दो इवेंट हमारे पास बनता है। अब इवेंट को तुम डिफाइन करोगे अपने मन से। लेट ए बी द इवेंट। ए एक इवेंट है जिसको आपने बोला क्या है? द सम ऑफ नंबर इज 6। तो आपने एक इवेंट को डिफाइन किया है। इवेंट क्या हमारे पास? इवेंट ए है। ए आप क्या माना है आपने कि सम उसका आएगा 6। प्रोबेबिलिटी बता इसका क्या होना चाहिए? कितने नंबर्स थे हमारे पास, कितना आउटकम है? 5, और टोटल आउटकम कितना हमारे पास? 36। तो इवेंट ए डिफाइन कर लिया आप लोगों ने। अब आते दूसरे इवेंट पे। लेट बी बी द इवेंट कि नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। लेट बी बी द इवेंट कि नंबर 4 हैज अपीयर्ड। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसका, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। बता कौन कौन से नंबर्स आएंगे इसमें, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? चलो 4 1, फिर 4 2, फिर और कोई स्कोप है? इसके अलावा और कोई नंबर्स है? 1 4 नहीं आएगा। चलो तो अब 1 4, फिर 2 4, फिर 4 4 को तो लिखना बेवकूफी होगा, दोबारा नहीं लिखना चाहिए, तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर 5 4, लास्ट में 6 4। चलो इतने आउटकम्स हमारे पास है। कितना आउटकम हो गया? 11। ठीक है, तो अब आपसे पूछा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 11/36। सबसे पहला काम करोगे, इवेंट जो भी लिख रहे हैं इवेंट को क्लियरली लिखो और उसको डिफाइन करके उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। निकाल लिया हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, पी ए बाई बी की पी बी बाई ए? क्या निकालना है, ध्यान से सोचो। बी बाई ए की ए बाई बी? कौन सा इवेंट पहले हो चुका है? ए हो चुका है, तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखोगे नीचे में? तो पहले जो हो चुका उसको लिख लोगे, तो बचा हुआ क्या है? इवेंट बी। ये निकालना अपने को। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होगा। अब देखो ये जो निकालना है हम लोगों को, इसमें से हमने क्या निकाल के रखा ऑलरेडी? क्या निकाल के रखा है? पी ए। ओके,
ठीक है, पी ए निकाल के रखा है, ऊपर वाला चीज हम लोगों ने निकाला अभी तक। तो बोलो ऊपर वाला चीज क्या बोल रहा होगा, दिमाग से लगा के देखो, ए इंटरसेक्शन बी करना आपको, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होगा। तो एक सैंपल्स पे एक आउटकम आपने ये निकाला था ए का, और दूसरा का बी आपने ये निकाला था, दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है आपको? कौन कौन सा दिख रहा है? 4 2 यहां भी है और 4 2 यहां है, चलो यहां भी है, यहां पे 2 4 है और यहां पे भी 2 4 है। तो कितने एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में? 2। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 2/36। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी का? 2/36। चलो इसको ऐसे नीचे लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाओ। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बेटा, इसको बाद में लिखते हैं, चलो कोई नहीं, ये आप समझना, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी, आपको इसको डिफाइन करना है, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? तो निकालो, नंबर अपने एलिमेंट हमने कॉमन लिया, कितना आया था? 2/36। इसको पहले लिखना, ठीक है, ये पहले आएगा, उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। देखो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, तुम समझ रहे हो? इसको पहले लिखोगे, उसको बाद में लिखना, पी बाई ए, दिस इज इक्वल्स टू 2/36 डिवाइडेड बाई पी ए कितना आया था हमारा? 5/36। 36 गया, आंसर क्या आ गया? तो ये आंसर क्या निकला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा किसका? जो भी हमारा क्या था नंबर, एटलीस्ट 4 एक बार आया होगा, गिवन दैट उसके पहले कौन सा इवेंट ऑकर हो गया होगा? नंबर 6 का सम आ चुका होगा। A pair of dice is thrown and the sum of the number is observed to be even. Sum of number is observed to be even. Sum of number सही लिखा हुआ है, ठीक है। What is the probability that both the dice have come up with even number? तो अब यहां पर हमारे पास दो अलग अलग इवेंट हैं, ऑब्जर्व टू बी इवन। आपने पहला इवेंट यहां रहा हमारे पास और दूसरा इवेंट है यहां पे। किसको ये मानोगे, किसको भी मानोगे? बताओ, कुछ भी मान सकते हो। एक किसको माने हम लोग? ऊपर वालों को मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर इज ऑब्जर्व टू बी इवन, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर इज इवन। तो बेटा यहां पर ऐसा कौन कौन सा नंबर आएगा कि जिन दोनों को जोड़ोगे तो उसका सम इवन आना चाहिए? 1 1, फिर 1 3, फिर 1 5, 1 खत्म हो गया। ऐसे यहां आता है 2 1, फिर अच्छा 2 1 और हो जाएगा, 2 2, फिर 2 और 4 और 2 और 6, 3 में बताओ, फिर 3 3 3 5, 4 पे ऐसे करके 5 का भी लिखेंगे, सबका 3 3 आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना नंबर आएगा? 3 × 6 18 नंबर आएगा ऐसा। तो हम लोगों का ये नंबर क्या आ गया? दिस इज 18/36, ठीक है। सबसे पहला चीज इवेंट बी पे आते हैं। इवेंट बी क्या बोल रहा है? डाइस हैव कम अप विथ इवन नंबर। अब बता इवेंट बी में वो सारे नंबर्स बता जहां पे बोथ डाइस, ठीक है, दोनों में आपको क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डाई हैव इवन नंबर, बता कितने ऐसे होंगे? इमेजिन कर पा रहे हो कौन कौन सा होगा? चलो बताते जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा? 2 2, फिर 2 4 और 2 6, फिर अच्छा 1 1 के केस में हो सकता है क्या? 1 तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 3 के केस में होगा कुछ? नहीं होगा। तो किस में आएंगे फिर? 4 2, 4 4 और 4 6। 5 में तो कुछ नहीं होगा फिर से, क्योंकि 5 तो ऑड नंबर है। लास्ट में आते हैं 6 6 4, लास्ट में 6 6। डिफाइन कर लिया। कितने आए यहां पर? 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9/36 कंप्लीट है। अब अपने को क्या निकालना है? ए बाई बी की बी बाई ए? कौन सा पहले हो चुका है इवेंट? ए पहले हो चुका है, तो अपने को निकालना है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। पी ए तो पता चल गया अपने को। क्या चाहिए होगा हम लोगों को? ए इंटरसेक्शन बी। निकाल, कितना एलिमेंट्स वहां पे कॉमन दिख रहा है आपको? 9 सारे के सारे हैं। एक 6 6 का है ऊपर में, 6 है सिर्फ। अच्छा लिखे नहीं है। अच्छा नंबर ऑब्जर्व टू बी इवन, कौन कौन सा आएगा इसमें बता? 6, अच्छा 5 भी आएगा, ठीक है। 5 एक बार लिख,
ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास 9 नंबर। बाप रे, इतना खतरनाक आ गया है। कॉमन आएगा हमारे पास, दिस इज, निकाल लो यहां पर, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 9 आ रहा है ना, 9/36 पुट कर दो इसके फॉर्मूला पे। उसके बाद क्या है उधर 18, ठीक है, 36 गया, ये यहां से गया, दिस इज 1/2। आसान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा, जो भी आप ये ए और बी को डिफाइन कर रहे हो, सबसे पहले तो क्लियर है ना कि इवेंट पहले कौन सा हो चुका है। हो सकता है तुम नाम में बी में इसको मान लोगे और ए में इसको मान लोगे, जो भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीडम है, जो मानना मानो। ध्यान रखना पहले कौन सा हो चुका है, फॉर्मूला उसके हिसाब से लगेगा। और इसका सैंपल स्पेस जब डिजाइन करोगे आउटकम का, इस पर बस ध्यान रखना। इतना अगर आपको करने आता है, कभी इसमें गलती नहीं होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 100%, आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, आसान है। चलो तो चलिए बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 कहता है अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। तो एक फैमिली में कितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन, तो एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, टोटल 2 ही बच्चे हैं, उसमें बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों के दोनों बच्चे जो होंगे फैमिली में वो बॉयज होने चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब बेटा ये जो इवेंट है ना, ये जो वर्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये लोग, गिवन दैट का मतलब होता है कंडीशन। तो आपको जो कंडीशन दिया हुआ है वो आपका कंडीशन यहाँ पर है, तो आपके आंसर में ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए। ठीक है, इवेंट ए अगर आप इसको मानते हो और आप हम इसको मानते इवेंट बी, या उल्टा करो, जैसा भी करने का मन है वो आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इवेंट ए इसको माना है और इवेंट बी मान लिया इसको, ठीक, तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, इन दोनों में कौन सा पहले हो रखा है। तो आप देखेंगे गिवन दैट का मतलब ये पहले हो रखा है, तो यहाँ पर जो आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो निकलेगा b/a। क्यों निकलेगा b/a बच्चों, क्योंकि इन दोनों इवेंट में, इन दिनों इवेंट में ये इवेंट पहले हमारा हो रखा है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो बस अपने को ये निकालना है, तो बस कोई बात नहीं। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, और आपको फाइंड आउट करने का बी ए। आ जाओ, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो विल राइट इट एज लेट ए बी इवेंट that at least one of child is a boy। ठीक है, ये हमारा हमने इवेंट ए मान लिया, एंड बी इवेंट दैट, बी हमारा इवेंट हम किसको मान रहे हैं इस क्वेश्चन में, दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो लिखेंगे बी इज द इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बच्चों डिफाइन कर लिया। अब एक बात बताओ कि आप किसी भी फैमिली में अगर चेक करने जाते हैं, वहाँ पे 2 ही बच्चे, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। अगर हम इसका सैम्पल स्पेस बनाए गाइस, तो इसका सैम्पल स्पेस हमारे पास बनेगा, या तो दोनों के दोनों बॉय होंगे, या एक बॉय होगा दूसरी गर्ल होगी, या एक गर्ल होगी दूसरा वाला बॉय होगा, या लास्ट में दोनों के दोनों गर्ल होगा। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा सैम्पल स्पेस। अब ये सैम्पल स्पेस के हिसाब से आप यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले पीए का निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ए हमने इवेंट किसको माना था, दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय। अब देखो इस 4 केसेस में कितने जगह एटलीस्ट एक लड़का आपको दिख रहा है, तो एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, और एक यहाँ पे दिख रहा है, तीनों जगह पर एटलीस्ट 1 बॉय तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 3/4। आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब बी हमारा इवेंट क्या था, दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ये जो सैंपल स्पेस है यहाँ पे कितना जगह आपको दिख रहा है, दोनों के दोनों बॉय है, तो सिर्फ एक जगह यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। अब देखो ध्यान से, अब आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर आप इंटरसेक्शन पे आते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी बोलेगा एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी अ बॉय एंड देयर आर 2 बॉयज। अगर इवेंट ई को अलग से लिखोगे, तो मैं आपके लिए इवेंट ए को लिख देता हूँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो कौन कौन सा आउटकम आएगा यहाँ पे, ये आएगा, बॉय गर्ल आएगा, और गर्ल बॉय आएगा। ये हमारा इवेंट ए हो गया। अब हम आते हैं इवेंट नंबर बी पे, दोनों के दोनों बॉयज होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लिए इवेंट बी में आएगा,
इवेंट बी विल बी दोनों के दोनों बॉयज। बताओ मुझे इन दोनों इवेंट में क्या आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला चीज हमें कॉमन दिख रहा है। तो एक एलिमेंट कॉमन है, तो इंटरसेक्शन अगर जब निकालोगे तो इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 1/4। चलो भाई अब ये कर लिया है, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप पूरा लिखेंगे। तो पहला वाला इवेंट कौन है हमारा? ए हो रखा है, तो हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी B/A। तो B/A कैसे निकलेगा? A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PA। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आया है 1/4 और PA का वैल्यू हमारे पास 3/4। 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, 4 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 1/3। तो ऐसी क्वेश्चंस जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के होते हैं, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप कैसे पहचानोगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका है। गिवन दैट ये सब जो वर्ड यूज किया जाएगा ना, इसका मतलब ये वाला इवेंट हमारा पहला इवेंट है, ये ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। और बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो बेटा यही होगा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस इसको ध्यान रखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेज वन कार्ड इज ड्रॉन। तो आपने एक कार्ड ड्रॉन किया फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड। इफ ई इज द इवेंट, ई डिफाइन किया गया आपको, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन। तो आपका जो इवेंट ई है वो डिफाइंड है पहले से। एंड एफ इज एन इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और एन एस। तो सबसे पहला काम, जो भी आपको इवेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस इवेंट को आप इस बार इसका आउटकम लिख डालो। तो सबसे पहले देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट ई बाई एफ। तो डायरेक्टली आपको ई और एफ डिफाइन कर दिया है और आपसे बोल रहा है कि आपको इसका वैल्यू बताना है। अब इसका वैल्यू अगर आप बताना चाहोगे तो आपको क्या चाहिए होगा? इसका फॉर्मूला क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आपको ये निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल के देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो सबसे पहले। तो एफ क्या है हमारा इवेंट? कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और एन एस। टोटल कार्ड हमारे पास 52। बोल रहा है उसमें से क्वीन, तो क्वीन कितनी होती है 52 में? 4। 4 प्लस और है ना, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया और। तो अब एक बात बताओ, एस कितने होते हैं? एस भी होते हैं हमारे पास 4, तो यहाँ पे हो गया टोटल 4। दिस इज 58/52। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लिया। आइए निकालते हैं हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? आपको देखना है किंग है, ई में कौन कौन है? तो बच्चों ई में यहाँ पे बोल रहा है किंग है और क्वीन है। एफ में बोल रहा है या तो यहाँ पे क्वीन है और एस है। अब इन दोनों इवेंट में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि सर दोनों इवेंट में क्वीन तो दिख ही रही है। 4 क्वीन यहाँ भी होगी, 4 क्वीन यहाँ पे होगी। तो इंटरसेक्शन का जब आप निकालोगे वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? दिस विल बी 4/52। अब आपको बस यही दोनों चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने की हमें जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्या क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहीं भी दिखाई दे रहा बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा, तो हम नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? चलो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ या जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारा? दिस इज 4/52 और यहाँ पर एफ आया हमारा 8/52। लो जी निकल गया है, 52 गया, दिस इज 1 दिस इज 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/2। तो बोल रहा है आई ने रोल किया है 2 डाइस। तो 2 डाइस फेंका है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 36 आ जाएगा। एंड गॉट अ सम मोर देन 9। तो ये बेटा ये बोला कि सबसे पहले उसने डाई फेंका और उसने देखा कि जो भी सम आ रहा है सम इज मोर देन 9। ये इवेंट हो चुका है इसका मतलब, ठीक है, ये वाला इवेंट खत्म हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे नहीं लिखा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। जब ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, मतलब ये क्या है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो बोल रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। अब आपसे ये पूछ रहा है, तो चलो हम लोग इवेंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई ले लेते हैं पहले वाले को। सम बोल रहा है आपका मोर देन 9 आएगा। तो बताओ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है जहां पर सम आपका 9 से ज्यादा आएगा? तो चलो देखते हैं। 1 से लेके 6 में आएगा नहीं, 2 से लेके 6 और 8 में भी नहीं आएगा, 3 से आते हैं तो 3 और 6। अच्छा मोर देन 9 तो ये भी नहीं आएगा। लो ये तो इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा। चलो तो इवेंट ई में कौन कौन सा नंबर आएगा? इवेंट ई में
3 तो गया, 4 के साथ आएगा 6, ठीक है, और 4 के साथ कुछ नहीं, 5 के साथ आते हैं, 5 के साथ आएगा 5, 5 के साथ आएगा 6, चलो 6 में आते हैं, 6 के साथ आएगा 4, 6 5 और 6 6। अब आप ये सारे कॉम्बिनेशंस को अगर देखेंगे बच्चों, हमारा जो इवेंट ई है, इवेंट ई हमने डिफाइन किया है, दैट इवेंट ई इज वी गॉट सम मोर देन 9, तो ये सारे उसमें आउटकम निकल के आ गए। कितने आउटकम है हमारे पास? टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 6/36। सबसे पहले हमने ई को डिफाइन कर लिया। आगे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ मान लेते हैं, लेट एफ बी द इवेंट दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। तो आ जाओ बच्चों, एफ को डिफाइन करो। पहले वाले पे जो बोल रहा है फर्स्ट डाई इज, नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन, कौन कौन सा केस आएगा? 1 का तो केस आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 1 2 2, ऐसे करते करते 2 6 तक जाएगा। फिर अगेन 3 वाला तो नहीं आएगा, क्यों? 3 तो पहला वाला ऑड नंबर है, 3 को हटा दो। 4 पे आते हैं, 4 इवन नंबर है, 4 2 ऐसे करके ये 4 6 तक जाएगा। 5 अगेन 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर है, 5 को हटा दो, बचा 6 1, तो 6 1 से लेके 6 6 तक जाओगे। तो ये हमने डिफाइन कर लिया क्या हमारा इवेंट एफ। तो कितने नंबर्स आ गए? 6 6 12 और 6 दिया 18, तो यहाँ पे आ गया 18/36। दोनों इवेंट डिफाइन हो गए। चलो अब आते हैं दोनों का इंटरसेक्शन पे आ जाओ। दोनों में देखो क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है? बिल्कुल दिखाई देगा। देखो एक ये होगा 1, फिर 2, फिर 3 और 4, ठीक है। 5 5 तो यहाँ पे है नहीं, 5 6 भी यहाँ पे है नहीं, तो कॉमन ले नहीं सकते, तो सिर्फ 4 इवेंट हमारे पास आ रहा है, 4 आउटकम है, तो दिस इज 4/36। तो हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया। अब आते हैं मांगा क्या है, कौन सा इवेंट पहले हो चुका है? तो सम मोर देन 9, मतलब ई पहले हो चुका है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सा इवेंट पहले ऑकर हो चुका है? तो पहला वाला इवेंट है ये, मतलब हमने उसको क्या नाम दिया यहाँ पे? ई। तो बेटा नीचे में लिखेंगे ई, तो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा हमारा एफ। आ जाओ इसको सॉल्व करोगे, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड लिखा है, ई इंटरसेक्शन नीचे में ई है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाल कर रखा है, दिस इज 4/36 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो इवेंट ई हमने निकाला यहाँ पे 6/36, तो दिस इज 6/36, 36 गया, दिस इज 2 और दिस इज 3, तो हमारा फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है बच्चों इस केस में दैट इज 2/3। ठीक, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना है, इंटरसेक्शन ये निकालने में आपको एक्सपर्ट बनना बच्चों, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन डाई का है खासकर, उसका ना आउटकम को लिख लो। आउटकम को लिख लोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे उसके कॉमन एलिमेंट को निकालने के लिए। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट, तो एक स्कूल है जहाँ पे 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में फेल कर गए 20% लोग। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, अच्छा मैथ्स में आप लोग मत फेल हो जाना, मैथ्स में 15% लोग फेल होते हैं, एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अच्छा ठीक है, सारा केस बता दिया आपको। अब बोल रहा है अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अब आप उस क्लास में आप स्कूल में जाके एक बच्चे को उठा रहे हैं, इफ ही पास्ड इन इंग्लिश, ओहो अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। बोल रहा है गिवन दैट, इनडायरेक्टली इसको आप क्या बोलोगे? इफ ही पास्ड इन इंग्लिश, मतलब अगर वो इंग्लिश में पहले से पास है, गिवन दैट वो इंग्लिश में पास हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये जो लाइन लिख दिया ना, इफ ही पास्ड इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में वो पास है, इवेंट हो चुका है पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो पास इन मैथमेटिक्स? अब देखो ये थोड़ा सा, जितने भी आपको इवेंट दिए हुए हैं ये पास होने के नहीं दिए हुए, यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है फेल होने का, वहां पे भी इवेंट दिया हुआ है मैथ्स में फेल होने का, यहाँ पर भी दिया है ये फेल होने का। कोई इवेंट जो आपको दिया वो फेल होने का दिया है, जो पूछा है आपसे वो पास होने का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो अब इसमें थोड़ा सा कैच है, तो सबसे पहले इसको कैसे लिखोगे? लेट क्या है इंग्लिश, ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट अ स्टूडेंट पास इंग्लिश, ठीक है। हम उल्टा लेके चलेंगे, क्यों? प्रोबेबिलिटी हमसे पास होने का पूछा है ना, तो हम इवेंट पास होने का क्रिएट करके चल रहे हैं। अच्छा उसके बाद एंड एम बी द इवेंट, आप पूरा लिखोगे अ स्टूडेंट पासेस मैथमेटिक्स, तो स्टूडेंट पास हुआ है इसमें। अब आज जो गिवन कंडीशन पे आते हैं, क्या जो आपको ये 20% का जो वैल्यू दिया है बच्चों क्वेश्चन में, क्या ये पास होने का दिया है? नहीं, वो फेल होने का दिया है।
तो अगर आपने इवेंट ई माना है पास होने का, तो फेल होने का इवेंट क्या होगा? दिस इंप्लाइज ई डैश इज इवेंट वेयर a student fails in English। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग चेंज था। क्या आपको दिया कंडीशन, दिया इवेंट है फेल होने का, पूछा आपसे पास होने का, तो पहले हमने पास होने का लिख लिया, उसके बाद हम फेल होने का लिख रहे हैं। हमने बोला यहाँ पे कि ई जो इवेंट है वो है कि वो पास होगा, तो ई डैश होगा, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा क्या? दैट ए स्टूडेंट फेल्स इन इंग्लिश। ये हमने डिफाइन किया। सिमिलरली अगर एम था हमारा इवेंट कि वो मैथ्स में पास होगा, तो एम डैश इज इवेंट वेयर स्टूडेंट फेल्स इन मैथ्स। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या हुआ है, क्वेश्चन में आपको इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो गिवन जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंग्लिश में फेल होने का दिया है 20%, 20% मतलब दिस, और प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पास होने का जो दिया है, मैथ्स में फेल होने का दिया वो है 15%। तो यहाँ पर ये दे दिया 15%। एक चीज और दिया मेरे क्वेश्चन में, क्या 10% चांस है कि दोनों में फेल हुआ होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कि वो इंग्लिश में भी फेल है एंड मैथ्स में भी फेल है, ये आपको दे दिया बच्चों 10%। बस ये 3 कंडीशन आपको दिया है। ठीक है, अब चलो क्या हम इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकते हैं? यस और नो। अगर आपको ई कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है तो क्या आप पी निकाल लोगे? बिल्कुल, 1 से माइनस कर दो तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस ई कॉम्प्लीमेंट्री, इसका वैल्यू ऐसे निकलेगा। तो 1 माइनस 20/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये बच्चों? ये आ जाएगा 80/100। तो ये हमने वैल्यू निकाल लिया किसका? पीई का। यहाँ पे मैथ्स में फेल होने का दिया हुआ था, तो यहाँ से निकाल लो मैथ्स में पास होने का प्रोबेबिलिटी 15/100 है, 100 से माइनस कर 1 से माइनस करोगे तो दिस इज 85/100। ठीक है, तो हमने ये पास होने का निकाल लिया दोनों का। अब हमें चाहिए क्या? ये कंडीशन दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या मांगा है। इफ ही पासेस इन इंग्लिश पहले हो रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन मैथ्स। तो बच्चों क्वेश्चन में पता आपसे क्या मांगा है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपको क्वेश्चन में है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का जो केस है वो बोल रहा है, बताइए कि वो मैथ्स में पास होगा गिवन दैट इंग्लिश में वो ऑलरेडी पास हो रखा है। आपसे ये मांगा गया क्वेश्चन में, बताइए कि वो मैथ्स में पास होगा, इंग्लिश में तो पहले से पास हो रखा है वो। तो इसका जब आप आंसर निकालने जाओगे तो क्या फॉर्मूला होगा इसका बताओ? दिस विल बी ई इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स डिवाइडेड बाई, नीचे में है पीई, तो यहाँ पे है पी, तो आपको ये चाहिए होगा पी। अब देखो हमने यहाँ पे पी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है। इफ यू विल सी, हमने यहाँ पर बच्चों पी का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, लेकिन क्या हमें ई इंटरसेक्शन एम का वैल्यू पता है? नहीं पता है, हमें तो ये पता है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। अब ये हमारे पास कैच है, अब इसी को निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर ई नॉट इंटरसेक्शन एम नॉट दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस यूनियन का साइन इज इक्वल टू 10/100। ठीक है, दिस इंप्लाइज यूनियन निकालोगे, उसको इधर लाओगे, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 90/100। अब आपको पता है बच्चों कि यूनियन का जो फॉर्मूला है हम लगाते हैं, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो लिखेंगे पीई प्लस पीएम माइनस दोनों का इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 90/100। ठीक है, ये आ गया। अब हमने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन में पी का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, तो ये हमने अभी निकाला है यहाँ पे, और हमने पी एम का भी वैल्यू निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स में, ये भी निकाला है। 2 चीज पता है, तीसरा वाला चीज बच्चों हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे आराम से। चलो निकाल लेते हैं। दिस इज 80/100 प्लस दिस इज 85/100 माइनस इसका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 90/100। चलो भाई, तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं। दिस इज 165, 165 में से माइनस करेंगे 90, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है 165 में से 90 माइनस हुआ तो ये बचेगा 75/100। ठीक है, बस अब देखो हमें इसका वैल्यू नहीं पता था ऊपर वाले का, उसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चलो भाई बना डालो इसका वैल्यू। दिस इज 75/100 डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? दिस इज 80/100। तो लो 100 गया यहाँ पे, ये 15 से, और दिस इज 16 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आया बच्चों वो निकल के आ रहा है 15/16।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक था यार। ट्रिक क्या था कि जो इवेंट हमें दिए हुए थे ना, जो हमें क्वेश्चन में इवेंट दिया गया था, ये थोड़ा सा उल्टा करके दिया गया था। क्या दे दिया था आपको? आपको इवेंट दिया था फेल होने का, यहाँ पर आपको इवेंट दिया गया था फेल होने का, लेकिन जो पूछा गया था प्रोबेबिलिटी, वो पूछा गया था पास होने का। तो हमेशा क्या करोगे आप जो अपना इवेंट डिसाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ई डिसाइड किया और हमने एम डिसाइड किया, यहाँ पर आप इवेंट ले लो पास होने का। ठीक है, पास होने का ले लिया, तो फेल होने का दिया हुआ है, तो ई कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, एम कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपने लिख लिया, इसको आपने यहाँ पे पुट किया, इसकी मदद से आप इसका पास होने का रेशियो निकाल लोगे। अगेन इसका भी आप पास होने का रेशियो निकाल लोगे, और जो यहाँ कंडीशन था थर्ड वाला पुट करके ये आंसर खत्म हो जाएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से। जहां पर इवेंट उल्टा दिया हुआ रहता है, जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है वो उल्टा पूछता है, तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 सेज 60% स्टूडेंट, तो यहाँ पे बोल रहा है 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% स्टूडेंट रीड तमिल न्यूज़पेपर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली ले लेते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर का आपको दिया हुआ है 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ तमिल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40%, एंड 20% स्टूडेंट रीड बोथ, मतलब H इंटरसेक्शन तमिल, ये दे दिया है 20%। तो ये वैल्यूज आपको दे दिए क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम। अब चलो आते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। बोल रहा है ही रीड्स तमिल न्यूज़पेपर गिवन दैट ही हैज ऑलरेडी रेड हिंदी न्यूज़पेपर। तो बेटा आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो तमिल पढ़ रहा होगा, गिवन दैट हिंदी ऑलरेडी वो पढ़ चुका है, मतलब T/H। तो T/H पे आ जाओ भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डालोगे, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H, तो ये आ जाएगा 20/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर इज 60, तो यहाँ पे आ गया 60/100, 100 गया, यहाँ पे बचा 1/3। चलो सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर गिवन दैट ही हैज ऑलरेडी रेड तमिल न्यूज़पेपर। तो ठीक उल्टा पूछ रहा है इस बार, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो हिंदी पेपर पढ़ रहा होगा, गिवन दैट वो ऑलरेडी तमिल पेपर पढ़ रखा है। तो ऊपर में इंटरसेक्शन तो वही रहेगा, तो 20/100 डिवाइडेड बाई, इस बार निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ तमिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तमिल इज 40, तो ये हो गया वैल्यू 1/2। ठीक, ये दोनों तो बहुत आसान से केस थे। थर्ड पे आते हैं। ही नाइदर रीड्स हिंदी नॉर ही रीड्स तमिल न्यूज़पेपर। ओहो, यही तो केस सबसे इंटरेस्टिंग होता है प्रोबेबिलिटी में। तो थर्ड केस आपसे क्या मांग रहा है? थर्ड केस नाइदर ऑफ बोथ, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ना ही वो हिंदी पढ़ रहा है, मतलब H कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन ना ही वो तमिल पढ़ रहा है। अब हम जानते हैं इसका वैल्यू निकलता कैसे, बड़ा आसान सा वैल्यू है इसका, 1 माइनस यूनियन लगा दो इसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन। चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन कैसे निकलेगा? 1 माइनस PH प्लस तमिल माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलो भाई इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। दिस इज 1 माइनस, आ जाओ ऐड करते हैं, 60 प्लस 40। ठीक है, हिंदी वाला 60 हो गया, तमिल वाला 40 हो गया, तो दोनों का ऐड करोगे तो 100 में से माइनस करोगे 20, तो बचेगा क्या? 80। तो यहाँ पे बचेगा 80/100, माइनस कर दोगे इसमें, तो दिस विल बी 20/100 विच इज 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने लगा डाला बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आया होगा। और चलो यार ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.